शालिनी मुंह बनाते हुए पूछती है, मेरे लिए युग जी अपनी जान खतरे में क्यों? शालिनी ने इतना कहा ही था कि तभी वो छींकने लग जाती है। शालिनी लगातार छींकती जा रही थी। युग शालिनी की फिक्र करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें सर्दी लग गई। हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं कब से तुम इन गीले कपड़ों में हो, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। कायर कहता है, हाँ यार जल्दी चलो, मुझे अब इस जादुई जगह पर और नहीं रहना। इससे अच्छी तो वो ग्रेवयार्ड कोठी है। कम से कम वहां पर सुकून से तो रह सकते हैं, यहाँ पर तो बैठ भी नहीं सकते। सभी लोग अपने कदम वापस से ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर अमोदिता अपने कमरे के अंदर बेड पर लेटी हुई थी। अमोदिता काफी लंबे वक्त से सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी। वो बार बार यहाँ से वहां करवटें बदल रही थी। उसने लाल रंग का चादर ओढ़ रखा था। अमोदिता पीठ के बल लेटी हुई थी। अमोदिता खुद से बड़बड़ाती है, अच्छा हुआ पापा ने खुद ही मना कर दिया उस विशाल के रिश्ते के लिए, वरना मैं मना कर देती। भला मैं अपने युग जी को छोड़कर किसी और की हो सकती हूँ क्या? मेरी मांग में युग जी के नाम का ही सिंदूर लिखा है। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल में युग की फोटो निकालती है और उससे बात करते हुए कहती है, कितने दिन हो गए मैं युग जी से नहीं मिली। मुझे उनकी याद आ रही है। उनके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं उनके साथ सोऊंगी। इतना कहकर अमोदिता मन ही मन शर्माने लग जाती है। अमोदिता खुद अपने सिर पर एक चपेट मारते हुए कहती है, अरे नालायक अमोदिता, शादी के बाद भी भला कोई सोता है क्या? शादी तो की ही इसलिए जाती है ताकि रात भर इतना कहकर फिर अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता युग को याद करके उसके साथ के ख्याली पुलाव पका ही रही थी कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई बार बार अमोदिता का दरवाजा खटखटा रहा था। अमोदिता उठकर बैठते हुए कहती है, इतनी रात को कौन होगा? कोई अभी भी आहिस्ते आहिस्ते दरवाजा खटखटाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था दरवाजे पर कोई ऐसा शख्स था जो अमोदिता को उठाना तो चाहता था, पर ये नहीं चाहता था कि घर के किसी भी और सदस्य को पता चले। इसलिए वो धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। अमोदिता बिस्तर पर से उठ जाती है और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, पता नहीं कौन मर रहा है इतनी रात को। इतनी अच्छी प्लानिंग कर रही थी युग जी और अपनी शादी की, पर लगता है ये लोग प्लानिंग भी नहीं करने देंगे। अमोदिता दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने जो माने करे राज। ये आवाज सुनकर अमोदिता अपने कदम वहीं पर रोक लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तो हम सौदाइनों का मंत्र है। कहीं माँ तो मुझे नहीं बुला रही, पर माँ को इतनी रात में मुझसे क्या काम पड़ गया? काला जादू करना तो अभी बंद है उस मायाधारी के कारण। औरत की फिर फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, अमोदिता दरवाजा खोल। अमोदिता समझ जाती है ये उसकी माँ ही थी। वो बिना वक्त गवाए तुरंत दरवाजा खोल देती है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। दरवाजे पर रजनी खड़ी हुई थी जो उसे गुस्से के साथ घूरे जा रही थी। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतना वक्त लगता है क्या दरवाजा खोलने में? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ मैं। अमोदिता अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही रजनी कमरे के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अमोदिता अपनी भौहें ऊपर करते हुए रजनी से पूछती है, माँ तुम इतनी रात को? रजनी अमोदिता को घूरते हुए पूछती है, हाँ मुझे तुझसे कुछ काम था। अमोदिता तुरंत पूछती है, क्या काम था माँ, वो भी इतनी रात को? रजनी कहती है, मुझे तेरे वो कंगन और झुमके चाहिए थे जो तुझे जानकी और वंदना ने दिए थे। जैसे ही रजनी ये बात बोलती है अमोदिता थोड़ी घबरा जाती है। अमोदिता अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है, तुम्हें वो क्यों चाहिए माँ? रजनी झट से कहती है, नालायक लड़की, अब झुमके और कंगन मांग रही हो तो जाहिर सी बात है ना, वो पहनने के लिए मांग रही होगी, खाने के लिए तो मांग नहीं रही होंगी। अमोदिता चुप ही रहती है, पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है। रजनी अमोदिता से अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, वो कल मुझे तेरे पापा के साथ एक शादी में जाना है, तो सोच रही थी क्यों ना वही झुमके और कंगन पहनकर चली जाऊं। बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरे ऊपर तो तुझसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। अमोदिता कहती है, हाँ माँ क्यों नहीं, ले लेना, मेरा जो है सब तुम्हारा ही तो है, मैं कल दे दूंगी तुम्हें। रजनी तुरंत कहती है, अमोदिता बेटा वो क्या है ना, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है, काफी दूर है ना, इसलिए अभी रात में जब मुझे याद आया गहनों की तो मांगने चली आई। अमोदिता बहाना बनाते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ मुझे गहने ढूंढने पड़ेंगे, वो मैं उन्हें रख कर भूल गई। रजनी बड़े प्यार से बोलती है,
इतने कीमती गहनों को भी कोई रखकर भूल जाता है क्या? मेरी नालायक अमोदिता। चल कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर देती हूँ गहने ढूंढने में। चल बता, आखिरी बार कहाँ पर देखा था तूने अपने गहनों को? अमोदिता चुप हो जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा था रजनी ने कुछ ऐसा पूछ लिया था जिसके बारे में अमोदिता उसे बताना नहीं चाहती थी। रजनी अमोदिता के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, अमोदिता बेटा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आखिरी बार कहाँ देखे थे गहने? अमोदिता अपनी माँ को बिस्तर पर बिठाते हुए कहती है, माँ तुम यहाँ पर बैठो ना, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं ढूंढती हूँ ना गहने, यहीं कहीं रखे होंगे, आखिर जाएंगे कहाँ पर? अमोदिता जबरदस्ती रजनी को बिस्तर पर बिठा देती है, जिस कारण रजनी को वहाँ पर बैठना पड़ता है। अमोदिता अपनी ड्रेसिंग के पास गहने ढूंढने का नाटक करने लग जाती है। वो अलग अलग सामान को उठाकर यहाँ से वहाँ रख रही थी और ऐसा जता रही थी कि वो गहने ढूंढ रही है, पर असल में उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रजनी पूछती है, अमोदिता बेटा, नहीं मिले क्या गहने? मैं मदद करूं क्या? अमोदिता हंसते हुए कहती है, नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ ना, मिल जाएंगे। अमोदिता अपने अंगूठे के बगल की दोनों उंगली को आपस में क्रॉस कर लेती है ताकि सौदाइन होने की वजह से रजनी उसके मन की बात ना सुन सके। अमोदिता उंगली क्रॉस करके मन ही मन सोचती है, लगता है माँ आज गहने लिए बिना नहीं जाएगी, मुझे उन्हें गहने देने ही पड़ेंगे। रजनी तिरछी नजर करके देख लेती है कि अमोदिता ने अपनी दोनों उंगली क्रॉस कर दी थी। अमोदिता ड्रेसिंग आईने के सामने से उठती है और अलमारी खोलकर उसका लॉकर खोलने लग जाती है। लॉकर खोलने से पहले अमोदिता एक नजर रजनी पर मारती है, जो आईने में अपने चेहरे को संवार रही थी। उसका अमोदिता पर ध्यान नहीं था। अमोदिता बड़बड़ाती है, यही सही वक्त है, मुझे जल्दी करना चाहिए। इतना कहकर अमोदिता धीरे से उस लॉकर को खोल देती है। जैसे ही वो लॉकर खुलता है, अमोदिता उस लॉकर को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है ताकि गलती से भी रजनी उस तरफ देखे भी तो रजनी को पता नहीं चले कि लॉकर के अंदर क्या रखा हुआ है। उस लॉकर के अंदर कई सारे सोने के गहने रखे हुए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरा लॉकर ही गहनों से भरा हुआ था। उसमें कई सारे सोने के कंगन, झुमके, नथनी और भी आभूषण रखे हुए थे। अमोदिता झुमके और कंगन ढूंढते हुए बड़बड़ाती है, अब उस दिन कौन से झुमके और कंगन पहन के रखे थे, कैसे ढूंढूं इनमें? ये माँ को भी अभी झुमके कंगन चाहिए थे क्या? बिना इनकी शादी में नहीं जा सकती थी क्या? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहीं की। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता कंगन ढूंढ ही रही थी कि किस्मत से उसे वही झुमके और कंगन मिल जाते हैं जो उसने उस दिन पहने थे। अमोदिता उन झुमके कंगन को लॉकर से बाहर निकाल कर पीछे पलटते हुए कहती है, ये लो माँ, मिल गए गहने, यहीं रखे थे। जैसे ही अमोदिता पीछे पलटती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमोदिता के जस्ट पीछे रजनी खड़ी हुई थी, जिसने लॉकर के अंदर क्या था सब कुछ देख लिया था। रजनी बड़ी ही हैरानी के साथ अमोदिता को घूरे जा रही थी। अमोदिता झुमके और कंगन को एक हाथ में लेने लग जाती है ताकि वो अपने हाथ की उंगलियां क्रॉस करके कुछ बहाना सोच सके, पर उससे पहले ही रजनी उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। रजनी अमोदिता के हाथ मरोड़ते हुए कहती है, बस अमोदिता बस, तुझे जितनी बातें मुझसे छुपानी थी छुपा चुकी, अब सच बताने का वक्त आ गया है। मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी कि तू कुछ न कुछ मुझसे जरूर छुपा रही थी, पर मैं देखना चाहती थी कि जिस चिड़िया को मैंने इतने सालों से पाला है उसके पर कितने निकल आए हैं, ताकि उन परों को मैं काट सकूं। अमोदिता दर्द से कराहते हुए कहती है, माँ हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है, माँ छोड़ो। रजनी गुस्से के साथ कहती है, अभी तो और दर्द होगा अमोदिता, सजा तो मिलनी ही चाहिए ना तुझे अपनी माँ से झूठ बोलने की। जब तूने मुझसे कहा था ना कि तुझे जानकी भाभी ने गहने दिए हैं, तो मैं उनके पास उसी वक्त गई थी और उन्होंने मुझे बताया उन्होंने तुझे कुछ नहीं दिया। और रही वंदना की बात, तो उस पागल के पास तो खुद कुछ नहीं है, भला वो तुझे सोने के गहने कहाँ से दे देगी? अमोदिता समझ गई थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, अब उसे सच बताना ही पड़ेगा। रजनी अमोदिता पर रौब जमाते हुए कहती है, बता इतने सारे गहने कहाँ से आए तेरे पास, कहाँ पर डाका डाला तुमने? अमोदिता रोते हुए कहती है, मैंने कहीं डाका नहीं डाला माँ, मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे ये सब छुपाया। रजनी गुस्से के साथ कहती है, देख अमोदिता, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाना, मैं इनसे पिघलने वाली नहीं। तू जानती है ना हम सौदाइनें कितनी मजबूत होती हैं, इन आंसुओं से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फिर किसी इंसान के हो या सौदाइन के, हमें हमारे काम से मतलब होता है। अमोदिता अपने आंसू बहाते रहती है, कुछ नहीं कहती है। रजनी अमोदिता की आंखों में गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, देख अमोदिता,
अब मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे सीधे सीधे बता दे इतने सारे गहने कहाँ से आए तेरे पास। और अगर मुझे लगा तू झूठ बोल रही है, उसी वक्त मैं ये तेरा हाथ तोड़ दूंगी, फिर रहना जिंदगी भर एक टूटे हाथ के साथ। अमोदिता घबराते हुए कहती है, नहीं माँ, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। पहले मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज माँ, हाथ छोड़ दो, तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है माँ। अमोदिता का दर्द से कराहता हुआ चेहरा देखकर रजनी उसका हाथ छोड़ देती है। अमोदिता अपना हाथ देखने लग जाती है, जिसके ऊपर रजनी के हाथ पकड़ने के निशान छप गए थे। अमोदिता का हाथ बुरी तरह लाल हो चुका था। रजनी गुस्से के साथ कहती है, अब हाथ ही देखती रहेगी या कुछ बताएगी भी? अमोदिता तुरंत कहती है, हाँ माँ, बताती हूँ। तुम्हें याद है, आज से 9 महीने पहले यक्षिणी को मारने के बाद मायाधारी यहाँ से चली गई थी, फिर तहखाना खाली हो गया था। रजनी अमोदिता की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ याद है मुझे। अमोदिता आगे कहती है, फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा माँ कि जिस दिन मायाधारी गई थी, उसी दिन मैंने तुमसे कहा था कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए युग को अपने वश में करने के लिए, उन पर काला जादू करना शुरू कर देना चाहिए। रजनी अमोदिता की बात से एग्री होते हुए कहती है, हाँ तूने कहा था, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। जानकी भाभी की तबीयत खराब थी, इस वजह से रात में वो मेरे साथ ही सो रही थी कुछ दिनों से। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ, तुमने तो मना कर दिया था, पर तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं जादू टोना करने के लिए तहखाने में गई थी। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, क्या कहा नालायक लड़की तूने? तू मेरी इजाजत के बिना तहखाने में गई थी, वो भी जादू टोना करने। मैंने मना किया था ना अकेले जादू करने के लिए। तूने क्या इसे खेल समझ कर रखा है? अगर जरा सी भी भूल हो जाती ना तो उसी वक्त उखड़ जाती तू। अमोदिता चिढ़ते हुए कहती है, माँ, ये तुम गुस्सा करना बंद करोगी? अब हो गया ना जो होना था। तुम्हें जानना है या नहीं जानना है कि ये गहने मुझे कहाँ से मिले? रजनी चुप हो जाती है क्योंकि वो बड़ी ही बेसब्री के साथ जानना चाहती थी कि अमोदिता के हाथ इतने सारे गहने कैसे लगे थे। अमोदिता कहती है, उस रात जब मैं तहखाने के अंदर गई थी तो वहां पर कोई नहीं था। युग जी पर टोटका करने के लिए मैं बैठने ही वाली थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस आहट को सुनकर मैं समझ गई थी कि कोई मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं तुरंत उसी वक्त तहखाने के अंदर ही छुप गई, जहाँ से कोई मुझे देख न सके। आपको पता है माँ, आधी रात को कौन तहखाने के अंदर आया था? रजनी अमोदिता की बातें गौर से सुनते हुए पूछती है, कौन आया था? अमोदिता अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, दिलीप फूफा जी माँ। रजनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा? दिलीप भैया? अमोदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ, दिलीप फूफा जी। फूफा जी तहखाने के अंदर आए और वो जो पुराना संदूक है ना तहखाने में रखा हुआ, जिसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं थी। रजनी कहती है, हाँ तो? अमोदिता आगे कहती है, उसकी चाबी दिलीप फूफा जी के पास थी। उन्होंने मेरे सामने वो संदूक खोला था। संदूक खोलने के बाद 1-2 मिनट बाद ही उन्होंने वो संदूक बंद कर दिया था। रजनी अमोदिता को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा तूने? दिलीप ने संदूक खोला और उसी वक्त बंद कर दिया, उसमें से कुछ निकाला नहीं? अमोदिता रजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं माँ, दिलीप फूफा जी ने उसमें से कुछ नहीं निकाला। मेरे ख्याल से वो ये देखने आए थे कि संदूक में रखी चीज सुरक्षित है या नहीं। रजनी अमोदिता पर शक करते हुए पूछती है, कहीं उसी संदूक में से तो तूने ये गहने नहीं चुराए? देख अमोदिता, अगर तूने ये गहने दिलीप के पास से चुराए हैं तो मैं कह देती हूँ इन्हें वापस रख दे। अगर उसे भनक लग गई तो वो हमें इस घर से निकाल देगा, फिर हमारा काला जादू भी हमें बचा नहीं पाएगा। अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी, और मैं संदूक में से गहने तब चुराती ना जब उसमें गहने होते। उस संदूक के अंदर गहने नहीं थे। रजनी तुरंत पूछती है, तो फिर क्या था उस संदूक के अंदर? सदियों से है पुरानी